को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह आएँ और आज की इस वेबिनार का अध्यक्षीय अनुमति हमें प्रदान करने की कृपा करें। माननीय संस्थापक महोदय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, आज की वेबिनार के हमारे अध्यक्षता कर रहे बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे तुलसीदास लांगडे साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे संविधान के वाचनकर्ता प्रोफेसर आरसी धीमान साहब और जो जितने साथी जुड़े हैं सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि प्रत्येक संभाग को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संविधान वेबिनार का कार्यक्रम होता है और उसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब हमें बड़ी बारीकी से संविधान का आर्टिकल पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसकी बारीकियां हमें समझाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य और पवित्र कार्य है। इसके माध्यम से संविधान को हम लोग भारत में मुख्य धारा में चर्चाओं में लाना चाहते हैं और जिस तरह से अन्य चर्चाएं आम जन होती हैं, आम व्यक्ति की जबान पे होती हैं, इसी तरह से संविधान की धाराएं, संविधान का आर्टिकल, संविधान का ज्ञान भी भारत के आम नागरिकों की जबान पर हो, उनके बुद्धि में हो, उनके ज्ञान में हो। इस उम्मीद के साथ इस किस्म का कार्यक्रम काफी लंबे समय से आयोजित किया गया है। तो मैं अपने आईटी सेल के इंचार्ज मुकेश बौद्ध साहब से निवेदन करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार को प्रारंभ करने की आपके द्वारा हमें अनुमति मिल गई है, तो हम विलंब न करते हुए आज के प्रबोधनकार माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज की जो वेबिनार है संविधान वाचन, उस पर अपनी संविधान की जानकारी इस वेबिनार में सभी के समक्ष आप रखें। माननीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब। धन्यवाद माननीय मुकेश जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। इट इज माय डिक्लेरेशन, यह है मेरा घोषणा पत्र है और जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए मुझे अनुमति देता है, तो यह मैं हर सोमवार को देश के समस्त नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संविधान जो कि नैतिकता का एक मौलिक दस्तावेज भी है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा जैसे मूल्यों का मैं समर्थन करता हूं। यह जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वह देश के नागरिकों को विधिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क है।
इस कंट्रीब्यूशन में कि इस व्याख्यान के दौरान जो है, जो भी मैं ज्ञान अपने देश के नागरिकों के समक्ष जो कुछ मेरे पास है प्रदान करता हूँ, उसके बदले में मैं कुछ भी किसी भी प्रकार का वित्तीय या किसी प्रकार का गिफ्ट या किसी प्रकार का पुरस्कार या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त करता। साहब थोड़ा इको आ रहा है, अच्छा, थोड़ा इको आ रहा है जी। इको आ रहा है, अब सही हुआ? जी ठीक है, ठीक है। जी साहब। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये मेरा डिक्लेरेशन है। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, एवं आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित माननीय तुलसीदास लंगी जी, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं संचालन के लिए प्रस्तावित एडवोकेट तजिंदर कुमार वर्धन जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं एवं देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत देश के अंदर संविधानवाद यानी संविधान के प्रावधानों को देश के नागरिकों को बताने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार के माध्यम से देश के नागरिकों के समक्ष आर्टिकल 78 प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक जो संविधान के अंदर प्रोविजन चल रहे थे वो है भाग 5, द एग्जीक्यूटिव। संविधान के 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां भाग कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव चल रहा है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है, जो मंत्री परिषद है, उसके गठन की बात समझाई जा रही है। तो ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और फिर से जो है मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए आगे बढ़ूंगा कि किसी भी देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए
कम से कम 3 अंग प्रमुख रूप से होते हैं, जिनका वर्णन संविधान में होता है। तो पहला होता है विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। विधायिका में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और उनका काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। और फिर दूसरा काम होता है बने हुए कानून के अनुसार देश को चलाना। तो वो देश को चलाने के लिए, यानी उसके लिए एक जो दूसरा अंग है वो है एग्जीक्यूटिव, इसे कार्यपालिका कहते हैं। तो संसद जो कानून बनाती है या विधानसभा जो कानून बनाती है, उसको सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी दी गई है कि आप बनाओ, बस। बाकी इनको लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी। और लागू करते समय कोई कानून के प्रावधानों के विरुद्ध कोई कृत्य होता है या कोई विधायिका गलत संविधान की मंशा के विरुद्ध कानून बनाती है या विधि के शासन के विरुद्ध कोई कार्य होता है, तो उसके निस्तारण के लिए न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, शक्तियां दी गई हैं। ये 3 भाग हैं। अब ये जो कार्यपालिका है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो विधायिका है, जो विधायिका है जिसमें संसद है, मुख्य रूप से अभी हम केंद्र की बात करते हैं, जिसमें संसद है, संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा 2 पार्ट हैं। दोनों पार्ट को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा के अंदर जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और राज्यसभा में इन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा का गठन 5 साल के अंदर होता है और राज्यसभा के अंदर हर 2 साल में इलेक्शन होते रहते हैं। ये कभी भंग नहीं होती है, ये हमेशा बनी रहती है। तो साहब स्क्रीन चेंज कर दीजिए। स्क्रीन अच्छा एक ही चल रही। ओके चेंज करता हूँ। ये जो है कुछ जो है जो आवाज है वो पूरी बंद कर दीजिएगा, तो इससे इको बिल्कुल बंद हो जाएगा। 1 मिनट मैं इसको फिर से चेंज करके स्टार्ट करता हूँ। क्या सर, लैपटॉप से जो आवाज आती है उसकी वजह से आपका जो दूसरा डिवाइस है वो इको पकड़ता है। वैसे आवाज तो बंद है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं लीड चेंज करता हूँ। तो जो हेडफोन में सुनते हैं उनको ज्यादा लगता है। हो सकता है ये लीड जो है ठीक काम ना कर रही हो, तो अब की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो अब क्या स्थिति है? आवाज साफ आ रही है? जी क्लियर आ गई। हाँ, तो मैं जो है पुनः स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैंने स्क्रीन को आगे तो बढ़ाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वायरस इफेक्ट के कारण जो है वो शेयर नहीं हो पाई थी। तो हम बता रहे थे कि जो कार्यपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका का आज इशू समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो है संक्षेप में सारी बातें कंप्लीट करके मतलब बता देना चाहता हूँ। तो जो ये कार्यपालिका है, केंद्र की जो सरकार होती है, कार्यपालिका, विधायिका और राष्ट्रपति,
3 बातों को समझना होगा। विधायिका से अभी हम सिर्फ संसद की बात करते हैं, तो संसद के अंदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका काम कानून बनाना होता है और बने हुए कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव का चीफ राष्ट्रपति को संविधान में बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं और उन्हीं को रिपोर्टिंग करना है सबको। अब कार्यपालिका की सिर्फ अकेले राष्ट्रपति तो कर नहीं सकते। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जो मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट बनती है। मंत्रिमंडल का जो है, जो सबसे प्रधान होता है, उससे प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति जो है चुना जाता है, जो प्रधान होता है, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका के प्रति। कार्यपालिका का चीफ कौन है? राष्ट्रपति। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल बनाना है प्रधानमंत्री की सहायता से, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है उसको नियुक्त करते हैं। और ये जो कैबिनेट होती है, पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी एग्जीक्यूटिव कहलाती है। यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो जाता है। वह संसद का तो हिस्सा है ही, विधायिका का हिस्सा तो है ही वो, लेकिन जैसे ही वह मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, तो ये कार्यपालिका की लाइन में आ जाता है और इसकी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति को सूचना दें। राष्ट्रपति ही चीफ होता है कार्यपालिका का। तो अब जो आर्टिकल 78 है, उसी के संदर्भ में मैंने ये बात बताई है। ये जो है भाग 5 द एग्जीक्यूटिव का अंतिम आर्टिकल है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए जो है प्रधानमंत्री की ड्यूटी बताई गई है कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारियां दें। क्यों दें? क्योंकि चीफ तो राष्ट्रपति ही होते हैं कार्यपालिका के। संविधान ने उनको चीफ बनाया हुआ है कार्यपालिका का, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो है जानकारियां देगा। कौन कौन सी जानकारियां देगा? कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। यानी कि जो संघ के कार्यकलाप हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार संघ की सरकार होती है, और आपको हम बता ही चुके हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत,
shall be the union of states. India, that is Bharat, shall be the union of the state. इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो वहां से जो यूनियन की बात की गई है, वहां से ये संघ शब्द जो है इंटरप्रेटेड किया जाएगा। जो संघ के कार्यकलाप हैं प्रशासन संबंधी, उन सभी की जो निश्चय है वह राष्ट्रपति को प्रदान किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति को जो है एग्जीक्यूटिव अपने द्वारा जो निर्णय है, खास तौर से प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संसूचित करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पहले वाला ये कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को संघ के क्रियाकलाप से संबंधित जो विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके विनिश्चय की जानकारी देंगे, संसूचित करें। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि आप सूचित कीजिए। अब इसी का दूसरा पहलू ये है कि कोई बात अगर ऐसी है जिसमें राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि कुछ सूचनाओं में गैप है, उस सूचनाओं की आवश्यकता उन्हें और है, तो वहां पर ये शक्ति उन्हें प्रदान कर दी गई है कि संघ के राष्ट्र प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। पहले वाली तो एग्जीक्यूटिव की जानकारी वह स्वयं दे रहे हैं जो विनिश्चय हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी वाली जो है राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई वो जानकारियां देने का कर्तव्य उन पर अधिरोपित किया गया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर जो आर्टिकल 78 ए के अंदर लायबिलिटी डाली गई है कि आप जो है माननीय राष्ट्रपति को समस्त वो जानकारियां प्रदान करें जो कि एग्जीक्यूटिव से संबंधित है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है, उनके द्वारा जो विनिश्चय किया गया है उसकी जानकारियां प्रदान करें। दूसरा है कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाती है वो भी आप प्रदान कर दें इन बिंदुओं। थर्ड पॉइंट है इसका कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, मतलब किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया। कोई भी मिनिस्टर यदि किसी विषय पर कोई विनिश्चय कर देता है परंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको तवज्जो नहीं देती है, उस पर विचार नहीं करती है, उस पर विचार नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। इट मीन्स कि अगर कोई मिनिस्टर उक्त विषयों से संबंधित कोई विनिश्चय करता है, निर्णय लेता है अपने मंत्रिमंडल में और फिर उसको वह
मंत्रिपरिषद में रखता है और मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं करती है, और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं, इस इशू को तो मंत्रिपरिषद में रखा जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। इट इज ए ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 3 बिंदुओं की बात यहाँ पर है। 3 बातें, 3 बिंदु पर राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें सूचना दें एग्जीक्यूटिव के कार्यों की। इस प्रकार से जो ये आर्टिकल 78 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चालू होता है वह 79 से आरंभ होता है। तो संसद का गठन कैसे होता है, संसद क्या होती है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसको सेपरेट रखा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। सिंपल सा है 79। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है 2-3 आर्टिकल एक साथ कवर करेंगे। आज का तो जो है 78 जो है माननीय प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताता है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है। क्यों प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? क्योंकि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। प्रधानमंत्री जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर जो उनकी मंत्री परिषद है उनके लीडर होते हैं। विदेश मंत्री, खाद्य मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं उनके प्रधान होते हैं, उनके लीडर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को। तो वो ले जा करके वहां माननीय राष्ट्रपति जी को सूचित करते हैं। और राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका जो है वो सर्वोच्च जो है होते हैं कार्यपालिका के। तो वो अपना अपने मस्तिष्क से देखते हैं, समझते हैं, जहां पर उन्हें आवश्यकता होती है वह उसकी मांग करते हैं। इस प्रकार से जो कार्यपालिका है वह अपने कार्यों को कानून के राज के अंतर्गत जो है कार्यों को निस्तारित करती है। और पूरी दुनिया के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग रखा गया है। तो जो विधायिका है उसका काम विधि बनाना है, विधि बना के उसने दे दिया। जो मंत्रिमंडल बना हुआ है उस मंत्रिमंडल के द्वारा उन विधियों को पूरे देश में लागू किया जाता है। मंत्रिमंडल कैसे काम करता है? मंत्रिमंडल को काम करने के लिए उसके नीचे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो कि जो है मंत्रियों के निर्देश, आदेश, नियम पर नियम का अनुपालन करते हैं, विधियों का जो है अनुपालन करते हैं। जियो आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं उसको। इस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी एग्जीक्यूटिव है। फाइनली इस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट जितने होते हैं वह विधि के शासन के की मंशा के अनुरूप जो है कार्य करते हैं। और इस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऊपर से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक जो है काम करता है। और एग्जीक्यूटिव के पास जो है काफी पावर होता है। प्रशासनिक अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह प्रशासनिक कार्य करे। प्रशासनिक कार्य करते समय विवेक का भी इस्तेमाल करना होता है, इसलिए युक्त विवेकाधिकार भी वो लगाते हैं। कहीं कहीं पर कोई कानून जो है नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो कोई
अटेंडम कोई समस्या आ जाती है तो वहां पर विवेक शक्ति भी होती है उनके पास, वहां अपने विवेकाधिकार से वहां पर निर्णय लेते हैं। विवेकाधिकार सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, उसमें मैंसरिया नहीं होनी चाहिए, दुराशय नहीं होना चाहिए। यदि विवेकाधिकार दुराशय पूर्वक प्रयोग किया जाता है, भेदभाव पूर्वक प्रयोग किया जाता है, तो विधि का शासन जो इस्टेब्लिश होने की आवश्यकता है वो अपूर्ण हो जाती है। इसलिए विवेक की शक्ति भी बहुत कम दी गई है। और यदि किसी देश के नागरिक को लगता है कि ये नियम गलत है, ये विधि गलत है, ये जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश पारित किया गया है वह गलत है, तो फिर वह न्यायपालिका में जाकर के उस आदेश को चैलेंज करते हैं और न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है। इस प्रकार से ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मिलकर के काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग संसद पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहीं पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। माननीय संचालक जी, बद्दन साहब। लोगों ने माननीय प्रोफेसर साहब आरसी दीवान साहब का लेक्चर सुना, जो कि बहुत ही उपयोगिता युक्त था। तो संस्थान के संबंध में जो अपनी सेवाएं हमारे हो रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम की वजह से बद्दन साहब की वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। तो बद्दन साहब, आपका शायद नेटवर्क ऐसा लग रहा है थोड़ा वीक है, इसकी वजह से क्लियर वॉइस हम तक नहीं आ। तो आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे जम्मू कश्मीर से तुलसीदास लंगे साहब, मैं आज की जो उनका अध्यक्षीय उद्बोधन है उसके लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय तुलसीदास लंगे साहब, माइक ओपन कर लीजिए साहब। हेलो जी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही है। अच्छा ठीक। तो दीमान साहब ने बड़े अच्छे ढंग से जो है आर्टिकल 78 के बारे में जो है बताया है। तो ये एक अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन है इस संविधान के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, और आशा है ऐसे ही आगे देते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली तो ये एजुकेशन में डिपार्टमेंट में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मानववादी सरकारें हैं तो ये तो लागू करेंगे नहीं। तो ये एक अच्छा माध्यम है, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, कि अपने समाज को, बहुजन समाज के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के नई अवेयरनेस पैदा करने के लिए, और एक दीमान साहब की जो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एक धारा जो है बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से बड़ी गहराई से जाके जो है ये समझाते हैं। और जो भी साथी जुड़े हैं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो भी साथी जुड़े हैं, कोशिश करनी चाहिए कि और लोगों को भी उनके साथ जोड़े, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बाबा साहब की देन है, जिसमें हम सबके देशवासियों के, समाज के हर वर्ग के राइट जो है सुरक्षित है, उससे बाकी हो सके। और मैं माननीय दीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर जो है अपनी जो उनके पास
जानकारी है कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए लॉ नोइंग, वो देशवासियों को, खासकर बौद्ध समाज के साथियों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो जानकार बनाते हैं, तो उसके लिए और जो साथी आज के वेबिनार में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और माननीय संस्थापक अध्यक्ष धर्मकाज भारतीय जी, बादल सिंह बोध जी, अंजीरी किशोर जी और बाकी सभी साथी जो इसमें जो है IT सेल के इंचार्ज, बाकी साथी सब जो है इसमें आज इन्वॉल्व हैं, उन सबका आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आपके माध्यम से हमें ये जानकारी सभी तक पहुंचाना चाहिए। ऐसी जानकारी आपने हमारे बीच में रखी। संविधान की चर्चा है और संविधान की जानकारी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, विधि की जानकारी प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। और इसमें हम सभी RBM के समस्त कार्यकर्ता, साथी, सदस्य, पदाधिकारियों को यह प्रयास करना चाहिए कि यह जानकारी जो है संविधान की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें और वेबिनार में। तो माननीय मैं कार्यकारी अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वह भी आज के इस वेबिनार में 2 शब्द कहकर और सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय लंगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी आदरणीय जन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर माननीय धीमान साहब संवैधानिक आर्टिकलों की जो लीगल लैंग्वेज है, जो प्रत्येक भारतीय को आनी चाहिए, इसकी कमी 1950 से आज तक चली आ रही थी। उस कमी को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से धीमान साहब पूरा करा रहे हैं। तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि संविधान को अच्छी तरीके से समझे, जाने। संविधान की शिक्षा न होने के कारण जाने अनजाने में व्यक्ति संवैधानिक जो शक्तियां होती हैं उनका ज्ञान न होने के कारण कई जगह फंस जाता है। अगर इनका ज्ञान हो तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे फसाद, इनसे व्यक्ति बच सकता है और दूसरे साथियों को भी बचा सकता है। संविधान संकट के समय में संरक्षण भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है और गलत समय में मार्गदर्शन भी देता है। लचीला भी है और कड़क भी है। संविधान की ये बड़ी विशेषता है कि दोनों तरह का है। अब हम इसको किस प्रकार से जानते हैं? ये संविधान पूर्णतः प्रत्येक नागरिक के मानव कल्याणकारी व्यवस्थाओं के लिए है। संविधान की जो शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा को पूरा करने के लिए जो साथी बैठे हैं, वह साथी भी समझें और जो भी कमियां आती हैं, समझ में नहीं आते हैं, वो नोट्स बनाते जाएं और फोन से या चैट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, तभी इसका सही लाभ होगा। अन्यथा जैसे कि कहते हैं कि 2 कान इसलिए होते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ऐसा ना हो, क्योंकि धीमान साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करके स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स के आधार पर बहुत सरल भाषा में सहज करके जो हमें व्याख्यान रखते हैं, वह इतना आसान नहीं है। आप सभी उसका लाभ अर्जित करके चलें। हम सभी के लिए आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्री
बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। इसका ध्यान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा रख रही है। हम राष्ट्रीय संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस शिक्षा को देने का पूरे भारत में अपने मन में विचार लाया और विचार के अनुरूप सभी भारतीयों को इस शिक्षा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी समस्या रही। आगे की शेष 5-10 मिनट जो बचे हैं, मैं संस्थापक जी से अनुरोध करूंगा कि संविधान से संबंधित आभार व्यक्त और जानकारी संस्थापक जी रखने का कष्ट करना। जी मेरे लिए कह रहे हैं? जी साहब जी। धन्यवाद। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आरसी धीमान साहब का, जो अपना अमूल्य समय निकालकर और बहुत बड़ी जानकारी वो हम सबको दे रहे हैं। और आज जो आर्टिकल 78 खा 2 के बारे में आरसी धीमान साहब ने समझाया, और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ। 17 वर्ष मुझे संवैधानिक संस्थाओं में रहने का मौका मिला है। 17 वर्ष कैसे? जैसे 12 वर्ष में एमएलसी रहा, तो एमएलसी रहा 12 वर्ष, तो विधान परिषद का सदस्य रहा। 5 वर्ष में आगरा नगर निगम में पार्षद रहा, तो वो भी संविधान की एक छोटी इकाई होती है। और अनेक सरकारी संस्थाओं में रहा, SC/ST कमीशन में मेंबर रहा। लेकिन मैं एक बात से बड़ा कंफ्यूज रहता था, जो मेरा कंफ्यूजन लगभग आज खत्म हो गया है। और हम अपने भाषणों में भी कहते थे, कैडर में भी बताते थे कि भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ कानूनी नहीं है, जिसे हम लोग मीडिया कह के समझाया करते थे। तो मैं कभी कभी ये सोचता था कि विधायिका का मतलब हो गया विधायक और सांसद, और कार्यपालिका का मतलब हो गया ब्यूरोक्रेट, IAS IPS जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, और न्यायपालिका का मतलब हो गया जुडिशियली जो जज होते हैं। लेकिन एक आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चलता रहता था, जिसको आज प्रोफेसर साहब ने क्लियर किया है। कार्यपालिका जो बनती है उसमें विधायिका के लोग भी शामिल रहते हैं। वो कैसे शामिल रहते हैं? वो मंत्री परिषद के रूप में होते हैं। मतलब स्पष्ट ये हुआ 78 का से और 78 खा से कि जो पूरा सदन होता है वो विधायिका होती है। जैसे लोकसभा है, संसद है वो संसद, तो संसद का जो सदस्य है वो सांसद है, और विधानसभाओं का जो सदस्य है वो विधायक है। तो जब संसद में जितने लोग बैठते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री परिषद हो, वो कार्यपालिका के रूप में भी अपने प्रस्ताव पेश करते हैं और विधायिका के रूप में भी उस पर विचार करते हैं। और समूचा सदन जो निर्णय लेता है, जो प्रस्ताव पारित करता है बहुमत के आधार पे, वो समूचे सदन को मान्य होता है और वह कानून बन के भारत के प्रत्येक नागरिक को मान्य होता है। एक बात ये मुझे लगता है कि आज क्लियर हुई।
मंत्री परिषद सांसद और विधायक दो रूप में आ गया। यदि वो केवल विधायक है, किसी स्टेट में मंत्री नहीं है, तो वो विधायिका में शामिल है। विधायिका का एक सदस्य है और उस पर विचार करने का, बहस करने का, अपना पक्ष रखने का, प्रदेश के हित में, और यदि सांसद है तो देश के हित में रखने का उसको अधिकार है। और विचारों उपरांत जो प्रस्ताव पारित होता है, जो कानून बनता है, उसमें उसका मत है, वो अपना मत देता है, उसमें अपना वोट देता है। जिसके ज्यादा वोट होते हैं, जो बहुमत में आ जाता है वो पास हो जाता है, और जो अल्पमत में आ जाता है वो निरस्त हो जाता है। उसको कहते हैं विधेयक गिर गया। तो ये एक बात हो गई, समझ में आ गई। मंत्री परिषद और ब्यूरोक्रेट मिलके उसका कार्यान्वयन करती है। मंत्री परिषद निर्देश देती है और ब्यूरोक्रेट, IAS IPS जैसे मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं, वो उसका क्रियान्वयन करते हैं, यानी उस पर उसको लागू करते हैं। ये कार्यपालिका हो गई। एक बात और आज क्लियर हुई बड़े पैमाने पर कि राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके चीफ होते हैं, और मंत्री परिषद में, जिसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं, मंत्री परिषद में जो भी प्रस्ताव विचार के लिए लाए जाते हैं, वह विचार जो पारित होते हैं उनको मंत्री परिषद, अगर सेंटर की गवर्नमेंट है तो प्रधानमंत्री, और स्टेट की गवर्नमेंट है तो मुख्यमंत्री, जो कि राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उनका प्रतिनिधि होता है। तो राज्य की जो भी मंत्री परिषद निर्णय पारित करती है, वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाती है, और सेंटर की गवर्नमेंट जो पास करती है अपने प्रस्ताव, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाती है। ये 78 कामे आ गया। 78 खामे ये आ गया कि कोई सूचना ऐसी है जो माननीय राष्ट्रपति तक या महामहिम राज्यपाल तक नहीं पहुंची है, या उसको वो जानना चाहते हैं, तो विशेष रूप से भी वो प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री अगर सेंटर में है तो, और स्टेट में है तो मुख्यमंत्री बाध्य हैं, उन्हें वह सूचना देनी होगी। ये 2-3 पॉइंट क्लियर हुए हैं। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, खांसी है मुझे, तो ये मैं समझ सका हूँ, और अगर मैं ठीक समझा हूँ तो प्रोफेसर साहब इसे राइट कर देंगे, या इसमें कहीं कंफ्यूजन होगी, हो सकता है मुझसे कोई कंफ्यूजन हो तो उसे और क्लियर कर देंगे, तो मैं समझूंगा कि आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा है। मैं भी अभी इस पर कंफ्यूज रहता था कि भाई विधायिका का मतलब विधायक सांसद और कार्यपालिका का मतलब IAS IPS, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि कार्यपालिका में मंत्री परिषद